हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। कल अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे एनसीईआरटी में, जो आपके एग्जाम्पल हैं, और कुछ जो अपन पहले पढ़ रहे थे तब अपन ने न्यूमेरिकल कर लिए थे, है ना। तो आज की क्लास भी बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं, जब जहाँ तक अपन ने कंटेंट पढ़ लिया, तब जहाँ तक जो न्यूमेरिकल हैं उसमें अगर अपनी अप्रोच लग रही है, उन न्यूमेरिकल को भी अपन कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एक तरीके से फिजिक्स जो है एनसीईआरटी बेस, और अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करते जाएंगे। ठीक है। तो अपन देखो लास्ट में कल अपन ने यहाँ तक कर लिया था ना। अगर कोई बच्चा आज ही यानी कि ये क्लास देख रहा है, अगर कोई बच्चा आज ही क्लास अगर देख रहा है, इससे पहले 5 से 6 क्लास हो गई है ना, उनको भी देखे, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं होगा, मतलब आपको चार्ज का ही नहीं पता होगा, तो ये न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी नहीं लगेगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लाइन से चीज़ें देखनी है, कि चीज़ें आपको जब रिलेट कर पाओगे तभी न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। ठीक है। इतनी बात हो गई। तो आज अगर इसी वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए है ना, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो देखते रहेंगे। ठीक है। चलिए। तो अपन ने कल एफ जी और एफ टी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अपन ने बात कर ली थी, है ना। और बताया था कि कौन सा फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एफ सी को बोल लेते हैं के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो के है ये क्या है? डिपेंड ऑन मीडियम। तो इसकी जो वैल्यू वो कितनी होती है? 9.10 टू पावर 9। ठीक है। कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ऐसे अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें तो वो कितना हो जाएगा? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 टू पावर माइनस 11। ये तो क्या है, यानी कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पर जो के है कांस्टेंट वो डिपेंड अपॉन मीडियम, मतलब डिपेंड पे वो क्या करता है, मतलब मीडियम पे क्या करता है? डिपेंड करता है, ऐसे समझेंगे। मतलब वैक्यूम होगा तो अलग की वैल्यू पे इफेक्ट होगा। ठीक है। ऑयल में जब अपन करेंगे फोर्स यूज करेंगे तब अलग अपने को वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जब अपन ग्लास में करेंगे, वैक्यूम में करेंगे, तब सारी बातें अलग अलग अपने को मिलती जाएंगी। पर ये क्या है? यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस प्रकार ही रहेगी। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। तो देखो इसकी जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, आप खुद भी देख रहे होंगे कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है। तो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किससे ज़्यादा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है। और आप जानते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? ओनली अट्रैक्टिव होता है। और जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल भी करेगा और अट्रैक्टिव भी करेगा। ठीक है। तो इसमें दोनों केस आते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें अपन, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की अगर अपन बात करें, तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, रिपेल भी क्या होता है और अट्रैक्टिव भी। पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ चीज़ों को अट्रैक्टिव ही करता है ना, या अट्रैक्शन ही करता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो अपन ने कुछ कैलकुलेट कर लिया था, कुछ वैल्यू निकाल ली थी, है ना। ठीक है। तो आपके पास वैसे बुक तो है ही, अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ लेके आया हूँ आपके लिए, तो इसमें देख के अपन समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए।
या आपका न्यूमेरिकल है तो समझेंगे। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। और इसको अपन फिर नॉर्मल, अगर आप इसको अगर अपन ऑफ फिजिक्स से अपन समझेंगे तो वो भी अपन समझेंगे सर ये इससे कैसे होगा। ठीक है, तो एक को देखो, एक तो तरीके से क्या है, एक इक्वेटोरियल जो ट्राइंगल है अपने पास, मतलब जो तीनों जो लेंथ है वो क्या है, एल है, इसकी भी एल है, मतलब जो तीनों जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इसने कोई क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे भी ने क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे भी इसमें कोई क्यू चार्ज है। ठीक है, और जो इसका जो सेंट्रोइड है यहाँ पे इसने कैपिटल क्यू चार्ज इसने रख दिया। इतनी बात हो गई। ठीक है, चलिए अब क्या पूछ रहा है अपने से, कंसीडर 3 चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल ऑफ साइड L। आप इसको देखो, पानी पीता हुआ ना। आइए, तो क्या इक्वेटोरियल ट्रायंगल है ऑफ साइड L, लेंथ क्या है इसकी L है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, अपने को कौन से चार्ज पे निकालना है, कैपिटल Q पर। ठीक है, विद द सेम साइन एट द प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ये अपने को बता रहा है कि ये जो साइन है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसने भी सेम चार्ज लिए हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे बनाऊँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये हो गया प्लस क्यू, ये भी हो गया प्लस क्यू, ये भी हो गया प्लस क्यू। मेरे को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसने देखो अगर इसके अकॉर्डिंग अपन लिखें तो ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया कैपिटल क्यू। इतनी बात हो गई। तो इनकी जो बीच की लेंथ है, जैसे अगर इसको मैं ओ नाम दूं, ठीक है, ये कितना होता है 60 डिग्री। अगर ये रेखा अगर आ रही है ये लाइन, तो इसमें कितने डिवाइड कर देगा 30 30 में, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। इतनी बात हो गई। और अपने को सेंट्रोइड पे निकालना है, तो जैसे ये लेंथ अगर अपने को पता है तो देखो ये लेंथ अपन जानते ही हैं हाइपोटेनियस। अगर इस चीज़ की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर इसकी अगर बात करें, जैसे ये क्या हो गया ए ओ, और अगर ये क्या है ओ सी, और ये क्या है ओ बी, ये तीनों क्या है इक्वल हैं। जब अगर अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो √3 के साइन इस प्रकार से कुछ अपने को मिलेगा। देखो मैं ज़्यादा वक्त इसमें ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना, अपन उसमें ज़्यादा करेंगे। ये देखो ए डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए सी। मैं आपको जो काम की बात है वो मैं समझा। फिर ये वाली स्टेप कैसे आई अपन बताते हैं। कोस 30 डिग्री। देखो ए सी यहाँ पे क्या है, ए सी यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है ए हो गया, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये क्या है ए सी, और कोस। ठीक है, अगर इसको अगर अपन डी माने तो क्या हो जाएगा ए डी कोस 30। तो ए सी इंटू को, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अगर इसकी अब, और ए सी तो अपन जानते हैं क्या है एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो √3/2 एल। ये तो देखो एक का मान आ गया। अगर अपन फोर्स की जब बात करेंगे, फोर्स की जब अपन बात करेंगे देखो 3/2 3/2 3/2, जब इसको अपन फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या आता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कितनी बात हो गई। तो देखो √3/2 आ रहा है ना, तो जब इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 तो हट जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे F1 के कारण कितना आ गया, कितना आ रहा है, देखो के Q1 Q2 और L स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल,
देखो ये 1 बाई क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें काम की बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझेंगे आप। ठीक है, क्योंकि जो इनका जो नेट फोर्स है वो तो 0 आएगा। ठीक है, F1 F2 और F3 क्या है, F1 F2 और F3, क्योंकि क्या ये एक इक्वल ट्रोली ट्रायंगल है, मतलब तो ऐसे और समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इसका दोस्त है और यहाँ पे इसका दोस्त है, ठीक है, दोनों इक्वल लेंथ पे खड़े हैं। ठीक है, ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा वो ही इतना इस फोर्स इस लड़के पे लगाएगा, मतलब इसके दोस्त पे लगाएगा। जैसे मैं अगर इसको ए नाम दे दूं और इसको बी नाम दे दूं और इसको तीन अपन सी क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो बी जितना फोर्स सी पे लगाएगा, सी भी उतना ही फोर्स किस पे लगाएगा, ए पे लगाएगा, और ए जितना फोर्स सी से आया उतना ही फोर्स क्या लगाएगा, बी पे। तो आप देख रहे होंगे एक तरीके से इक्वल वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर इतना ही फोर्स इस पे लगेगा तो वो ही फोर्स ए पे लग रहा है, ए वाला फोर्स इस पे लग रहा है, तो क्या हुई चीजें, क्या हो रही, मतलब फोर्स तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर फोर्स अगर अपन उतना ही अगर अपने पास आ रहा है, जैसे 10 न्यूटन ये दे रहा है, 10 न्यूटन ही अपने को यहाँ से मिला और यही 10 न्यूटन है, तो इनका जो नेट फोर्स है सेंट्रोइड पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान भी रखनी है। अगर कहीं पे भी अगर ये कंडीशन आती है तो अगर आपको ऑप्शन में 0 दिखता है तो आपका राइट आंसर वही होगा, क्योंकि ट्राइंगल क्या एक तरीके से इक्वल ट्रोली ट्राइंगल है, तो उसके लिए नेट फोर्स क्या होगा, उसका 0 होगा। बातें समझ में आई? तो ये 3 विद्यार्थी या 3 स्टूडेंट से भी आप समझ सकते हो कि इतना फोर्स अपन ने ए पे लगाया तो ए किस पे लगाएगा, बी पे, और बी पे जितना फोर्स लग रहा है वो सी पे लगेगा, तो एक दूसरे से क्या हो गए, वो कैंसिल हो गए। ठीक है, चलिए अब जो अच्छे न्यूमेरिकल है वो करते हैं अपन, है ना। ये तो कंसेप्चुअल हैं जो आपको वैसे भी पता होना चाहिए हाँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, और मेरे हिसाब से आप साथ साथ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। चलिए अब जो अगला है न्यूमेरिकल, देखो ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सर आपने लास्ट वाला तो स्टेप बताया नहीं है ना, आपको थोड़ा रीड करके बता देता हूँ। तो जो यूनिट वेक्टर अपन लेते हैं आर कैप माइनस आर कैप, है ना, तो आर वेक्टर क्या होता है, आर कैप मोड आर, तो आर कैप इज इक्वल टू कितना होगा, आर कैप अपॉन मोड आर, तो ये माइनस और दूसरे फोर्स के लिए F1, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। तो आर वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर लगाना आता ही है, कैसे यूज करते हैं अपन, ये मैंने बेसिक क्लास में समझा। अब देखो इट इज द क्लियर, ठीक है, बाय द सिमेट्रिक दैट 3 force will be sum to 0, suppose that the resultant force was non-zero but is some direction condition, what would happen if the system was rotated कितने डिग्री पे होगा, 60 डिग्री अबाउट 0। ठीक है, देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया, फिर बी पे लगाएगा और फिर तो एक एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। अब आते हैं इस पे, ये क्या बोल रहा था, कंसीडर द चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज क्या है क्यू है, और तीसरा इसने लिया है माइनस का क्यू, पहले एज द वर्टेक्स ऑन द इक्वेटोरियल ट्रायंगल एज शोन द फिगर। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये वैसे नोट्स में या मैंने पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया है, फिर भी इसको दोबारा देख लेते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे इसने क्यों दे दिया, माइनस का क्यों देख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा है उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, इतनी बात हो गई। लेंथ इसमें इक्वेटोरियल ट्रायंगल है तो लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, इतनी बात हो गई। ठीक है,
अब देखो ये क्या है माइनस का क्यों, और ये क्या है किसका, प्लस का क्यों। तो ये अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आई। और ये फोर्स इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये बातें अपन ने पहले कर चुके, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। पर ये दोनों जब इसकी अपन बात करें तो ये प्लस हो गया और ये क्या है माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी इसमें, और इस डायरेक्शन भी इसकी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। बातें समझ में आ रही है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखो ये तो अपन जानते ही हैं इसकी हाइपोटेनस कितनी होती है, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला आप जानते हो, एफ इजिकल टू क्या होता है, यहाँ पे सेम है तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे पे। ये बाद में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है वो देखते हैं ना, ये तो करवाए हुए हैं आप, सीधा सीधा बता। तो यहाँ पे क्या, सिमिलरली द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू और F3। तो अपन जब इनकी जब बात करेंगे F3 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, मतलब सर देखो के Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर या L स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या ले लेंगे अपन, R कैप। क्योंकि देखो एक के लिए क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका जो अपन नेट निकालते हैं, ठीक है, तो आपको निकालना आता ही है, वो वाली प्रोसेस अपने को यूज करनी है। ठीक है, तो √3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, F3 का मान कितना हो जाएगा, √3F। और अपन जानते हैं कि F1 F2 F3 इक्वल टू 0। ये मैंने कितनी बार बता रखा है आपको, सम ऑफ फोर्स ऑन द 3 चार्जेस इज 0। ठीक है, चलिए और कुछ है नहीं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया मैंने। देखो ये क्या है, आउटवर्ड, और ये क्या है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों करवा रहे हो, कि ये पहले जो न्यूमेरिकल हैं आपके वीडियो में हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो ना। अगर जो नहीं करवाया उसको अपन ध्यान से देखेंगे। तो ये वाला भी हो गया फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एफ ऑन में क्यू। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। ठीक है, बढ़ो यहाँ आगे। ये भी हो गया था, ये वाला न्यूमेरिकल 1.7 इसको समझ तो ध्यान से देखेंगे एकदम क्या बोल क्या रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, ये वाला नहीं करवाया मैंने, इससे पहले जितने भी थे वो लगभग हो गए थे अपने, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ई का मान अपने पास गिवन है कि आप ई का मान लिखो पहले, आगे बढ़। और आप पहचाने कैसे, सर ये ई का मान ही है, तो ये यूनिट है ना, क्या है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, तो न्यूटन अपॉन सी। ये सर यूनिट कैसे निकाली आपने, जैसे एक फॉर्मूला था अभी अभी लिखा है आपने, एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन क्यू। ये था ना, एफ का तो क्या होता है न्यूटन, और क्यू का क्या होता है सी, तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब, तो ये इसकी क्या होगी यूनिट। ठीक है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि हाँ यही है, क्या आपने दूसरा तो नहीं लिखा। बात समझ में आई। तो यूनिट फिजिक्स में अगर जिस बच्चे को या स्टूडेंट को अगर यूनिट आती है तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन नॉर्मल उसी बेस पे लग जाएंगे, अगर उसको यूनिट और डायमेंशन आता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। हाँ, मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज द रिजर्व कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स टू द सेम डिस्टेंस। अब अपने को बताना द कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, अपने को जो गिरने का समय है
इन ईच केस, जो नीचे केस दिए हुए हैं उनमें जो समय है वो अपने को बताना है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल ना। अब इसको यहाँ समझते हैं अपन ध्यान से, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन लिखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, एक तो क्या है, प्रोटॉन है, उसको अपन ने फ्री फॉल की कंडीशन में गिरा, ठीक है, उसको वहां से अपन ने ड्रॉप किया, तो उसका भार और उसका मोशन अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही दूसरा केस क्या है, अपन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब उसको ड्रॉप किया फ्री फॉल कंडीशन में, तब क्या होगा, वो सारी आज अपनी को बात बतानी है, ठीक है। तो जो आपके बुक में जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। तो ये क्या है, प्लस, क्या हो गया, नेगेटिव, बात हो गई, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ गिरेंगे तो इस तरफ ही आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है ना। समझ में आ गई। मैं थोड़ा कलर से बता देता हूँ, आप पहचान सको। इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। ऐसे ही क्या हो, अगर प्रोटॉन लें अपन तो ई प्लस हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन की नीचे गिर रहा है, डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है डायरेक्शन, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, गलत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव है तो किससे चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से। ये तो क्या है, प्रोटॉन है, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये आपके केस है, ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बना दिया। अब आप अपने को बताना है, तो अपने पास देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, एक तो क्या है, ई का मान है, टी अपने को निकालना है। अब देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से हाइट हो गई, हाँ कि सर ये एच हो गया और ये भी एच हो गया। जब यहाँ से कोई चीज अपन ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे तो मतलब, इसका मतलब सर आपने यहाँ पे उस चीज को पकड़ रखा था, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब प्रारंभिक वेग। यहाँ पे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ से अपन ने छोड़ा तो फिर वो मोशन करने लग गया, तब क्या हो गया, उसका मोशन कुछ हुआ। तो अभी अपने को पता नहीं तो मैंने कुछ लिख दिया है, या यू डैश हो गया या वी डैश हो गया। ऐसे इस कंडीशन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो अपन ने ड्रॉप किया है ना, तो यहाँ पे तो मोशन कर नहीं रहा, तो क्या हो गया ये, तो इसका प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलो, तो आपको न्यूटन्स के जो नियम है, समीकरण है, वो आपको आते हैं, अगर नहीं आते तो जो 11th जो अपन ने स्टार्ट कर रखी है आप उन वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे यूज अपन करते हैं न्यूमेरिकल में, कैसे अप्रोच लगती है, और कैसे अपन को पता चले कि सर तीन जो इक्वेशन है उनका अपन यूज कौन सा करें, ये थ्री वाला होगा, टू वाला होगा, वो सारी चीज़ें उसमें बता रखी है, ठीक है। तो अपने पास जैसे एच वाला है तो क्या है, एक यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो मैंने एच एक डिस्प्लेसमेंट और हाइट, क्योंकि देखो एक हाइट की क्या होती है, एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है, तो मैंने मैक्सिमम ले लिया, यानी कि हाइट अपन यूज कर रहे हैं। किसी को दिक्कत थोड़ी है, सर आपने हाइट ही क्यों ली, अगर वो है कि सर आपने हाइट क्यों ली, तो अपने जो 11th क्लास के जो लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, हाफ ए टी स्क्वायर, और टी इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, टू इस साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू एच, और अपना जो ए है ये क्या आ जाएगा इसका डिनोमीटर में, और टी अपने को मिलेगा टू एच अपॉन ए, क्या मिलेगा, ए, ठीक है। ये कंडीशन आ गई अपने पास, कितनी बात समझ में आई, बढ़े आगे, एक फॉर्मूला वो निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये रिपल एट्रैक्टिव आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ सर ये होता है। चलो, और देखो एक फॉर्मूला क्या है अपने पास, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, क्या होता है। तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
ठीक है। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के नियम से एम ए भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू ई। और ए इजिकल टू क्या हो जाएगा सर, क्यू ई अपॉन एम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि सर क्या हुआ, क्या कर दिया हम, किसी को प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, न्यूटन अपॉन सी। ठीक है, हाँ सर ये तो अभी पढ़ा है। तो एफ इजिकल टू अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, और एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ए इजिकल टू अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू ई अपॉन एम। ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई डरावनी चीज मैंने नहीं बताई, अगर किसी को डर लग रहा हो कि सर क्या ही बता दिया आपने। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उन्हीं चीजों की बात की है। अभी जो अपन ने लास्ट स्लाइड में अपने एक इक्वेशन निकाली थी, वो क्या थी अपने पास, T इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h अपॉन ए। ठीक है, अगर इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन दें, ये क्या हो गया सेकंड। देखो ए की वैल्यू अपने पास आ गई, तो पुट कर दे अपन, तो पुट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 10। ठीक है, तब टी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, ये क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन में एम। और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, पता है 2h। क्या ये नियम भी है, नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरे ऊपर जाएगा ना, ठीक है ना। और फिर से ये सर्कुलर चलता रहेगा, बस वो समय होता है सबका, पर जाना सबको ऊपर ही है। ठीक है, ये सत्य है। किसी को डर लगता है तो बड़ों से पूछ लेना ना, कि नीचे वाले हमेशा ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो T इज इक्वल टू क्या होता है, 2h m अपॉन में क्यू ई, ये अपना फॉर्मूला बन गया। और अपने को देखो T निकालना था। देखो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि पूछ क्या रहा था और अपन क्या कर रहे हैं। न्यूमेरिकल करने का मजा तभी है कि जब वो जो चीजें पूछे अगर वो निकल के आ जाए, तब क्या होगा, मजा आ गया, मतलब हाँ सर अपन सही कर रहे हैं, तभी आपको मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। यहाँ आपको लगेगा क्या ही खिचड़ी पकड़ी है ना। देखो एक यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये मिल गया, टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। अपने को मतलब इलेक्ट्रॉन का भी निकालना है टाइम, और प्रोटॉन का भी निकालना है। दो चीज ये हो गई, इतनी बात हो गई। अब देखो एक इसने लिखा है कि सिचुएशन विद दैट टाइम ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो देखो ए जो है और एक जी है, तो जी की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए अपन अभी निकालेंगे, तो ये ऐसे कह रहा है अगर ए की वैल्यू इसकी कंपेयर में ज्यादा या कम आती है, अगर ज्यादा आएगी तो अपन इस जी को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर जी नेगलेक्ट हो गया तो वो वाली कंडीशन आ गई फ्री फॉल। फिर जी का तो अपने पास कोई रेशियो नहीं, अपन अपने हिसाब से निकल करेंगे। ठीक है, पर वो तब कब अपने को पता चलेगा, जब ए की वैल्यू आएगी। बातें समझ में आया कि ये न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है। इसलिए मैंने ये बताया कि ये जो न्यूमेरिकल है वो अच्छा न्यूमेरिकल है ना। इसमें 3 पूछ लिए इसने एक ही न्यूमेरिकल में। और आपका जो एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल नंबर कितना है 1.7, आप जाकर देख भी सकते हैं कि सर कभी आप दूसरी बुक तो नहीं खोल लो। ठीक है, चलो अब जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो बारी बारी से अपन पुट कर लेते हैं। देखो और कहीं पे दे रखा है क्या एच का मान, इसने एक डिस्टेंस ये और दे रखी है, तो अपन ये नहीं लिखा, तो अपन लिखते हैं ना। चलिए तो अपने पास जो क्या था, ए इज इक्वल टू क्या था अपने पास, एफ अपॉन, चलो वो डायरेक्ट लिख, वो तो मैंने समझा दिया आपको। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2h m अपॉन में क्यू ई। अब अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। जैसे h का मान अपने पास है 1.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बात। ठीक है, ये देखो m है, तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2h m e अपॉन में क्यू ई। अगर अपन इसी से क्या निकालेंगे, प्रोटॉन का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2h m p। अब यहाँ पे प्रोटॉन का मास होगा, अब इलेक्ट्रॉन का नहीं रखना। दो चीज तो अपने को ये करनी है,
फिर क्या करना है सर, एसिलेशन भी निकालना है अपने को, ये तीसरा केस हो गया। फिर अपने को ग्रेविटी भी चेक करनी है कि जी से मान में कितना फर्क हो रहा है, ठीक है। तो देखो एच का वैल्यू हो गया, और किसका मान दे रखा है अपने को, ई का मान दे रखा है, का कितना है देख लेते हैं एक बार, है ना। ई का मान है 2.0 10⁴, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पावर 4 टन काम इनवर्स। ये बात हो गई। क्यों अपन बताइए, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो कितना होगा, 1.6 10⁻19। ये भी लिख लेते हैं, अगर को ऐसा लग रहा है कि सर ये भी बता दो हमें। यहाँ पे मास यूनिट क्या होगा, कूलाम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है ही, एम का मान आ ही गया, एच का मान आ गया, तो बस वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। फिर थोड़ी है, जैसे एक मास और लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31। यूनिट कितना होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। सर कैसे निकाला आपने, कैसे निकालते हैं, देखो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तब ये इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, है ना। ये के का मान, के की यूनिट हो गई, तो केजी हो जाएगा। मास को किस में मेजर करते हैं अपन, केजी में करते हैं। अगर सर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये भी इतना होगा 27, ठीक है। चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, अभी क्या करना है, पुट करना है और वैल्यू निकालनी है, तो रखते हैं अपन। तो पहले किसके लिए निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं। देखो 2H का मान कितना है 1.5 10⁻⁻, का इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना है 9.1 10⁻31, ये बात भी हो गई। Q कितना है 1.6 10⁻⁻19। ई का मान कितना है 2.10⁴। अब दिक्कत है कि सर सोल्व कैसे करें, और बायो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है। और ये क्या है सर, ऊपर से रूट में हो रहा है, हम तो रूट से तो डरते हैं कि क्या ही दिख गया, है ना, ये तो डर लगता है। इतनी बात हो गई, अब आते हैं इस पे। देखो इसने, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझो, है ना। क्या है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है गिरने का, वो कितना है, मैं लिख रहा हूँ, कितना 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, कितना है 9 सेकेंड, ठीक है। ऐसे अपन किसके लिए निकालेंगे, अब आप लोग सर आप कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे, तो वो भी करेंगे, है ना। पर आपको प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी, है ना, कि एग्जाम में आप बैठोगे तो प्रैक्टिस आपकी और ज़्यादा होनी चाहिए। करें, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन सबको दिया, और देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब देखो प्रोटॉन का जो टाइम ऑफ फॉल है, जो गिरने का जो समय है, उसकी बात और कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो कितना है, TP इक्वल टू कितना है 1.3 10⁻⁻7, की बात है। और जो इलेक्ट्रॉन का है वो कितना है, TE, कितना है TE का मान कितना है 2.9 10⁻⁹ सेकेंड, -9 सेकेंड। चलो, तो जो अपने को चीज़ें समझनी है तब, वो क्या बताना चाह रहा है, देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन का जो है T जो समय ले रहा है वो कितना है 1.3 10⁻⁻7, और TE है वो कितना आ रहा है 2.9 मल्टीपल में 10⁻⁹ सेकेंड। तो अपन कह सकते हैं जो प्रोटॉन है वो क्या है, हैवी पार्टिकल है कंपेयर इलेक्ट्रॉन के, मतलब हैवियर पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, हैवियर पार्टिकल है, क्योंकि जो गिरने में समय कौन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो उससे क्या पता चल रहा है एक तरीके से कि जो प्रोटॉन है वो क्या है, हैवियर पार्टिकल है।
एक बात तो ये समझ में आई सर, हाँ, कि टील से निकालने से पता। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं भी आपको बता देता हूँ। ए पी, देखो, heavier particle proton takes greater than to fall through the same distance. This is a basic constant situation fall under gravity where time of fall is independent of the mass of the body. Note that this example we have ignored the acceleration due to gravity in calculating the time of fall. See if this justify. Let us calculate the acceleration of the proton इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने को एक की ओर गणना करनी है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि अपन फ्री फॉल की जब कंडीशन आती है तब अपने को जो एसिलेशन है पार्टिकल का, वो अगर अपन निकाल के फिर जी की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तब अपने पास कितना आता है। तो देखो प्रोटॉन क्या है, हैवियर पार्टिकल है, तो प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एसिलेशन का मान, सारी वैल्यू अपन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस का 19। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास था ही कितना था 2.10 टू पावर माइनस 4, और कितना था इसका मास अपन लिख ही देंगे। लास्ट जो अपने पास वैल्यू आएगी तो कितनी आ रही है 1.9 10 टू पावर 12 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो है ए की वैल्यू, और जी की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो विच इज द एनोमस कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी, तो जी की वैल्यू अपन जानते हैं द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन ग्रेटर देन। तो देखो इसकी तुलना में ज्यादा कौन है 1.9 इंटू 10 टू पावर 12 ज्यादा है कि जी का मान ज्यादा है, आप खुद देखो। ये वैल्यू ज्यादा है ये कि ये वाली है जो अपन जी मानते हैं। तो एपी का मान कितना है, ये वाली क्या है ज्यादा है, आप देख रहे होंगे 1.9 इंटू 10 टू पावर कितना है 12 मीटर पर सेकंड है, और ये तो कितना है सिर्फ 9.8 ही है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो जी है और अपने पास जो एसिलेशन है वो इसको नॉर्मली क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अपने पास जो वैल्यू है वो एपी की क्या है, प्रोटोन ऑफ या एसिलेशन ऑफ प्रोटोन, वो क्या है ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें ऐसे नहीं लिखी जाती है ना, कुछ कंक्लूजन निकल के आता है, फिर ड्राइव होता है चीजें, तब जाके अपन बोल पाते हैं। यहाँ तक हो गई, ये वाला न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं। ठीक है, अगर समय होगा तो अपन कल कर लेंगे या इसको आज देख लेते हैं। ठीक है, पर ये जो न्यूमेरिकल अभी अपन ने किया था वो एक तरीके से बेस्ट न्यूमेरिकल था। क्यों था? इसमें सारी चीजें पूछ ली इसने। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन फॉल पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, प्रोटॉन का टाइम पूछ लिया इसने, गिरने का समय। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप घर जाके दोबारा इसको देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा। देखो ये डायग्राम समझ थोड़ा दिखेगा, तो विजुलाइज करो कि हाँ ये कितना आ रहा है, माइनस का 7 सेकंड ले रहा है। कौन ले रहा है? प्रोटॉन। ठीक है, ले रहा है प्रोटॉन, और जो क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 10 टू पावर 9। दूसरा मार्कर यूज करता हूँ मैं। देखो टीपी प्रोटॉन का यहाँ पे कितना ले रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पे राउंड फिगर जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ, है ना, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना ले रहा है 10 की पावर 9 सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो हैवियर जो पार्टिकल वो कौन सा है, प्रोटॉन है। कौन सा है? प्रोटॉन है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको इतनी देर समझेंगे, देर पानी पी लें। मैंने इसलिए तस्वीर बाद में समझी। ये चैप्टर का सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल है। फिर जिसको ये वाला आ गया
मतलब उसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। सर ऐसा क्या है इस न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल में इसने काइनेमेटिक्स यूज कर ले, मोशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण गति। उसने क्या कर लिया, इसने एच वहाँ से बात करता करते आते हुए कहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। तो मतलब आप देख सकते हो जो काइनेमेटिक्स है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो 12th की फिजिक्स है उससे क्या हो गया, रिलेट हो गया। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ ना कि फिजिक्स क्या है, एक तरीके से रिलेट होके चलती है। ऐसे नहीं कि पहले चैप्टर का काम हो गया तो बस उससे बोलेंगे नहीं, तो यूज लेंगे अपन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन है वो यूज हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फिजिक्स किस हिसाब से है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप घर जाके भी समझोगे और इसको 1 से 2 बार या 3 बार इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं वो बता दूंगा। ठीक है, पर इस चीज़ को आप दोबारा से बारी बारी इस चीज़ को क्या करोगे, प्रैक्टिस करके इसको समझोगे। ठीक है, में आ गई। ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये आज थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल था, इसमें थोड़ा समय लग गया ना, तो अपन ज़्यादा नहीं करा। अगर जो पीछे न्यूमेरिकल है उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स हमारा वो ओपन रहता ही है, हमारी टीम है ही। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर जवाब देगी ना। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है 1.7, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्या आपका एक तरीके से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, तो आप ध्यान से रखोगे। ठीक है, के बाद में तो अपन ने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे, ट्राइंगल ये अपन ने कर लिया था है ना, रिपल अट्रैक्टिव, नेट फोर्स जीरो होता है, ये सारे न्यूमेरिकल तो मैंने साथ साथ भी करवा दिए थे आपको ना, ये वाला रह गया था, ये आज हो गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली लाइन है वो आप पढ़ के देखोगे और जब न्यूमेरिकल कर लोगे ना, आंसर काटोगे, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में कि हाँ सर वाकई में मज़ा आ गया इस न्यूमेरिकल को करने में। तो क्या है लाइन, जब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ना एक की, तो आपको जी का मान पता है ये कितना है, 9.8, कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, thus the effect of oscillation due to gravity can be ignored। कर सकते हैं, पर किस में कर सकते हैं, सिर्फ इसी एग्जाम्पल में। ठीक है, कहीं पे आप ऐसे लग जाओगे हाँ ये तो हर जगह करेंगे, नहीं, इसी एग्जाम्पल में। ठीक है, बातें समझ में आई? इसलिए ये क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको आप स्टार बना के रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, और फिर कल से फिर से थ्योरी अपन कर लेंगे स्टार्ट। ये बीच बीच में न्यूमेरिकल इसलिए कराता हूँ कि जिससे आपके अप्रोच लगे, हाँ कि जो अपन पढ़ रहे हैं उससे न्यूमेरिकल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स का सीधा सा रूल होता है, क्या होता है, अगर आप जो पढ़ रहे हो अगर उससे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, फिर आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, में आ गई। तो अपन आज का जो समय सीमा है वो अपन समाप्त करते हैं ना, और कल के लिए जो अपना है ही क्या है, अपन क्या पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ, जितनी भी हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ अपन ने पढ़ ही लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे खत्म होगा तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर डाइपोल की बात करेंगे अपन, जैसे मैं आपको थोड़ा टच कर देता हूँ अगले पॉइंट से। ठीक है, जैसे अपन ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे अगर अब कंप्लीट होगा 1-2 दिन में, क्या आ जाएगा, ड्यू टू पॉइंट अपन चार्जेस की कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे 1-2-3। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा। फिर अपन इसमें क्या पढ़ लेंगे, इससे पहले एक पोटेंशियल वाला टॉपिक रह जाएगा, वो कर लेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे इसके बाद में, गॉस लॉ हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एक और टॉपिक रह गया डाइपोल की बात कर लेंगे अपन। ठीक है,
ये सारी बातें अपन करते जाएंगे। तो आज का अपना जो समाप्त है वो तो बस यही कहना था कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए, है ना। मेडिकल नहीं बन रहा तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट बार में नहीं बन रहा तो आप सोचो नहीं कि मैं तो इसको छोड़ देता हूँ, है ना। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो को अच्छी तरह से समझना है और अपनी अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आप आपके जितने भी जो साथ के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो बताएं कि एनसीईआरटी का फ्री जो सिलेबस है, फ्री एनसीईआरटी, फ्री फ्री फ्री, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, उस हिसाब से ये चल रहा है। तो और क्या अपन वन बाय वन क्या करें, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, चाहे समय ज़्यादा लग रहा है, पर हाँ चीज़ें वन बाय वन सारी होती जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर, राधे राधे।